डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अध्याय 5 चल रहा है और 5वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे व्यवस्थापिका। लोकसभा का गठन पढ़ लिया, राज्यसभा का गठन पढ़ लिया, दोनों की तुलना पढ़ ली। इससे पहले की यदि बात करें हम तो संसद की आवश्यकता क्यों, ये पढ़ लिया। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों, ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे संसद क्या काम करती है, क्या कार्य हैं दोनों के, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त रूप से कार्य पढ़ेंगे। तुलना उसके बाद में जो अलग काम है उनको एक साथ पढ़ लेंगे, तुलना को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के कार्य। तो देखो, लोकसभा के कार्य के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं जिसमें सब चीजें एक साथ इंक्लूड हो जाएंगी। तो देखो, लोकसभा के कार्य की बात करें हम तो देखो, विकास, नींव पर चढ़ा, ये आपकी किताब के सभी कार्य आ जाएंगे। नंबर 1 इसका विकास है तो इसका काम है विधायी शक्ति या विधायी कार्य, जिसको हम कानून निर्माण के कार्य भी, विधि निर्माण के कार्य भी कहते हैं। नंबर 2, ये तो पहला हो गया, इसी से वित्तीय कार्य आएगा, वित्तीय कार्य 2 नंबर। नंबर 3 का है तो कार्यपालिका संबंधी कार्य, आपकी किताब में दे रखे हैं 11th क्लास में, ये कार्यपालिका संबंधित कार्य। इसके बाद यदि बात करें हम का से संविधान संशोधन संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधित कार्य। संविधान संशोधन के बाद यदि बात करें हम तो निर्वाचन संबंधी कार्य, संबंधित कार्य। मैं की बात कर लो, महाभियोग, ये 6 प्रकार के कार्य हैं। इसको तो केवल ऐसा किया गया है कि आराम से शब्द पूरा हो सके, याद रहने में सुविधा रहे, नियम वगैरह ना। तो बात करते हैं हम सबसे पहले विधायी कार्यों की। संसद, विधायी का मतलब होता है विधि निर्माण या कानून बनाना। विधि निर्माण कह दो या कानून बनाना कह दो, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो विधायी कार्यों की। तो संसद किस किस पर विधि निर्माण का कार्य करती है, इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो देखो, संसद के कार्यों में पहला कार्य आप पढ़ रहे हो, कौन सा भाई? विधायी कार्य या कानून निर्माण करना। विधायी कार्यों को क्या कह सकते हो? कानून निर्माण या विधि निर्माण का काम। व्यवस्थापिका का मुख्य काम यही है भाई, कानून निर्माण करना या विधि निर्माण करना। तो देखो, विधायी शक्ति की यदि बात करें हम, विधायी शक्ति की, तो इसमें 3 सूचियां दे रखी है। कितनी सूचियां दे रखी है भाई? 3। नंबर 1 है संघ सूची। इसमें वर्तमान में तो 99 विषय हैं और संविधान के टाइम में इसमें 97 विषय थे। दूसरी है राज्य सूची। इसमें वर्तमान में 61 हैं और पहले 66 थे। और तीसरी है समवर्ती सूची। वर्तमान में 52 है, पहले इसमें 47 थे। इन तीनों के अलावा अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, ये हो गए आपके, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। तो देखो, संघ सूची के 99 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कितने विषयों पर भाई? संघ सूची के 99 विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र सरकार का है। राज्य सूची के 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, वो किसका है? राज्य सरकार का है। समवर्ती सूची के 52 विषयों पर दोनों ही सरकारें, दोनों कौन कौन सी?
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। और यदि दोनों में कोई गतिरोध हो जाए, किसी बात को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो गतिरोध होने की स्थिति में किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। और ये जो अवशिष्ट विषय हैं, ये अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। 3 बात एक बार दोबारा सुन लो। संघ सूची के 99 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सूची के 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। समवर्ती सूची के 52 विषयों पर दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, लेकिन दोनों में यदि गतिरोध हो जाए तो गतिरोध होने की स्थिति में किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और शेष बच के अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय कहते किसे हैं? पहली बात तो ये हुआ, अवशिष्ट विषय वे विषय हैं जिनका उल्लेख तीनों ही सूचियों में नहीं होता है। तीनों सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषयों के नाम से जाना जाता है। और ये अवशिष्ट विषय हमने कौन से देश से लिए उधार? कनाडा के संविधान से लिए। कहाँ के संविधान से लिए हमने? कनाडा के संविधान से हमने क्या लिए? अवशिष्ट विषय जो थे, इन अवशिष्ट विषयों को अपने संविधान में इंक्लूड किया है। अब हम बात करते हैं कि इन पर कानून बनाने, संसद संबंधी जो कार्य है वो कानून बनाने का काम करते हैं। और अब अभी जैसे पहले इसके कार्य पढ़ लें, और कार्य पढ़ने के बाद आप विधि निर्माण कैसे होता है, सदन में विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, पूरी की पूरी आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। केवल अभी आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि जो भारत की संसद है वो किन विषयों पर कानून बनाती है। तो संघ सूची के 99 विषय, राज्य सूची के और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून कैसे कैसे बनता है, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2। कानून बनाने के बाद में दूसरा है इसकी वित्तीय शक्ति। विधायी शक्ति के बाद में दूसरी शक्ति कौन सी है इसकी? वित्तीय शक्ति, है ना। दूसरी शक्ति इसकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति कहते किसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109, 110 में वित्तीय शक्ति का उल्लेख है। वित्तीय शक्ति का मतलब है एक वर्ष की आर्थिक आय व्यय का लेखा जोखा। आय व्यय का लेखा जोखा का मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में कहां से तो इनकम होगी प्राप्त हमें, और उस इनकम को हमें कहां खर्च करना है, इसका एडवांस में रिकॉर्ड तैयार करना क्या है भाई? वित्तीय शक्ति है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं भारत की संचित निधि पर और आकस्मिक निधि पर। संचित निधि और आकस्मिक निधि पर जो अधिकार है वो भारत की संसद का है। मतलब इसको कितना खर्च करना है, किस मद पर खर्च करना है, और इनकम ऑफ सोर्स कहां से हमारे पास पैसे हैं वो कहां से आएंगे, ये तय करने का जो काम है वो किसका है? भारत की संसद का है। भारत की संसद ऐसा काम कर सकती है। दूसरा काम इसका, वित्तीय शक्ति की बात करें तो वित्त विधेयक या इसको धन विधेयक। सबसे पहला प्रश्न आता है कि धन विधेयक कहते किसे हैं या वित्त विधेयक कहते किसे हैं? कि वह विधेयक जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसे हम धन विधेयक कहते हैं या वित्त विधेयक कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में किसका उल्लेख है? वित्त विधेयक या धन विधेयक का उल्लेख है। वित्त विधेयक सदन में लाने का जो काम करता है, पहली बात तो लोकसभा करता है, राज्यसभा नहीं कर सकता। ठीक है, लोकसभा, और लोकसभा सदन में कोई विधेयक लाता है और वो धन विधेयक वित्त जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है, इसकी प्रमाणीकरण का जो काम होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न आता है कई बार, लोकसभा अध्यक्ष करता प्रमाणीकरण, मतलब कई बार यह प्रश्न आता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि करने का काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी आय व्यय का इसमें लेखा जोखा हुआ है या नहीं हुआ है, यह तय करने का काम किसका है भाई? लोकसभा अध्यक्ष का है। वित्त मंत्री या तो स्वयं या उसका कोई प्रतिनिधि, जो मंत्री होना आवश्यक है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो सकता है, चाहे वो राज्य मंत्री हो सकता है, चाहे वो उप मंत्री होता है। सदन में एक वर्ष की आगामी योजनाओं का लेखा जोखा तय करने के लिए सदन में बजट, जिसे कहते हैं बजट सत्र जो होता है, जो आपका फरवरी माह में चलता है, सत्र जो होते हैं ना, बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है
और मानसून सत्र, ये 3 सत्र हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको भी, कब कब चलते हैं ये जो सत्र है इनमें बजट रखता है, बजट पेश करता है कि हमें इस वर्ष इतनी इनकम प्राप्त होगी और इस इनकम को हमें यहाँ इस मद पर इतना इतना खर्च करना है। रेलवे का जो बजट होता है वो अलग से पेश होता है, बाकी जो अन्य वस्तुओं का जो बजट होता है, आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो अलग से पेश किया जाता है। तो कोई भी वित्त विधेयक किसी मंत्री के द्वारा सदन में लाया जाता है और सदन में लाने के बाद में उस पर खूब विचार मंथन होता है। विपक्ष वाले उस पर बहस करते हैं, सदन वाले उस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के बाद यदि वो विधेयक वहाँ से पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा ऐसे विधेयक पर 14 दिन तक विचार कर सकती है। यदि 14 दिन में उस विधेयक को पारित करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो भी 14 दिन के बाद में वह विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को या वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता, इसके लिए भी एक प्रश्न बनता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटा सकता है क्योंकि जब सदन में विधेयक लाया जाना है तो इससे पहले हमें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की स्वीकृति से, या यूं कहे राष्ट्रपति की पूर्वा अनुमति से ही सदन में विधेयक लाया जाता है। इसलिए इस पर राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए विधेयक को नहीं लौटाता है और सदन में विधेयक पारित हो जाता, कानून पारित हो जाता है। यह प्रक्रिया थी दूसरी प्रक्रिया, यानी विधेयक शक्ति पे। अब हम बात करते हैं तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति, यानी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तीसरी है इसकी कौन सी भाई? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो कार्यपालिका होती कौन है भाई? कार्यपालिका संबंधित शक्ति। तो कार्यपालिका में कौन शामिल होंगे? कार्यपालिका जहां संसदीय शासन व्यवस्था है, और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ही है। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक तो होती है भाई आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसके नाम पर नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसके नाम पर शासन प्रबंध होता है। और दूसरी पाई जाती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, और वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो वास्तव में शासन प्रबंध करती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका तो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। इन दोनों पर नियंत्रण करने का जो काम है वो कौन करती है? भारत की संसद करती है। दोनों पर कैसे करती है? सबसे पहले हम बात कर लें इस कार्यपालिका की। तो इस कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति शामिल है और एक उपराष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसमें शामिल हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें, इस पर नियंत्रण कैसे करते हैं? यदि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति गलत करता है, किसी कदाचार में पाया जाता है, किसी दुराचार में, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो संसद इसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से पदमुक्त कर सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अभी हम आगे पढ़ेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे। इसलिए यहां केवल इतनी बात याद रखनी है, राष्ट्रपति यदि कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में यदि लिप्त पाया जाता है, देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चालू करके या महाभियोग प्रक्रिया लागू करके उसे पद से पदमुक्त किया जा सकता है। तो एक तो नियंत्रण, उपराष्ट्रपति पर भी ऐसे नियंत्रण हो गया। इसके अलावा वास्तविक कार्यपालिका जो होती है उसे कहते हैं हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। इसको देखो कैसे नियंत्रण करता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को कैसे नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहला काम है इनके पास, सदन में प्रतिदिन एक तो प्रश्नकाल होता है। सबसे पहले प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल होता है और शून्यकाल के बाद सदन की कार्रवाई चलती है। तो प्रश्नकाल में संसद के सदस्य इनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब देना उसको जरूरी है, और जवाब वो जनता के सामने रखे जाते हैं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से इस पर कार्रवाई हो सकती है। प्रश्न के बाद में यदि इनके प्रश्न से वो संतुष्ट नहीं है तो उसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों के 2 प्रकार होते हैं, एक तारांकित प्रश्न होते हैं जिसे लिखित प्रश्न कहते हैं, और एक अतारांकित जिसे मौखिक प्रश्न होते हैं।
अतारांकिक जो प्रश्न होते हैं वो किस में पूछे जाते हैं, शून्य काल में पूछे जाते हैं। हालांकि शून्य काल में मंत्री प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रश्न काल में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य है। आपने ये विधेयक ऐसे पारित किया तो क्यों किया, आपने ये कार्रवाई हुई तो क्यों नहीं हुई, मतलब ये सब प्रश्न हैं, ये पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। प्रश्नों के बाद में पूरक प्रश्न पूछ सकता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकता है। किसे कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब है सदन में कोई कार्रवाई चल रही है और देश के किसी कोने में कोई घटना घटित हो गई तो उस घटना का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन की कार्रवाई का उस घटना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर भी यदि बात नहीं माने तो निंदा का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आलोचना करने का अधिकार है, निंदा का प्रस्ताव के माध्यम से अपने को नियंत्रित करते हैं। और इसके बाद में यदि फिर भी नहीं माने तो काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। काम रोको का मतलब है जब वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसको रोका जाए और देश के किसी कोने में जो घटना घटित हुई है उस पर विचार मंथन किया जाए, उस कार्य को ज्यादा किया जाए। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है सदन में तो संपूर्ण मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने त्याग पत्र देना पड़ता है, अपने पद से पदमुक्त माने जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित करती है, अपने नियंत्रण में रखती है। इसके बाद में आपने पढ़ा है विधायी विकास से का मतलब है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो चौथी शक्ति देखो भाई कौन सी है आपकी, संविधान संशोधन संबंधित शक्ति। चौथी शक्ति कौन सी आपकी, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, कौन से अनुच्छेद में, 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है भाई, संविधान संशोधन का प्रावधान है। और संविधान संशोधन की 3 विधियां मानते हैं सामान्यतः, जिसको हम कहते हैं साधारण कानून की तरह ही होता है, तो इसको 368 में शामिल ही नहीं करते हैं। साधारण संविधान संशोधन, इसके बाद में नंबर 2 पर आता है विशिष्ट संविधान संशोधन, विशिष्ट संविधान संशोधन। और तीसरा है आपका कठोर संविधान संशोधन, कठोर संविधान संशोधन। ये 3 प्रकार के संशोधन हैं भारतीय संविधान में। सबसे पहले की बात कर लें, एक एक को पढ़ लेते हैं। साधारण संविधान संशोधन का मतलब है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का मतलब ये हुआ कि सदन की कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में कितने लोग उपस्थित हुए। जैसे 545 कुल हैं, 545 में मान लो 500 लोग सदन की कार्रवाई में उपस्थित हुए, उनमें से मतदान करने वाले कितने हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को मतदान का अधिकार नहीं है, बराबर मत आने की स्थिति में मतदान करता है वो, तो उसमें से मान लो आप 1-2 को मतदान करने का अधिकार नहीं है, इसलिए 480 मान लो इसमें से मतदान करने वाले हैं। कोई दूसरा सदन का भी आ सकता है, कोई मंत्री भी आ सकता है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अब 480 लोग उपस्थित हुए, 480 का मतलब ये हुआ 2 4 240 और प्लस 1। यदि किसी विधेयक के पक्ष में कितने लोग हैं, 241 लोग किसी विधेयक के पक्ष में हैं, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य की सीमाओं को घटाना बढ़ाना है, नए राज्यों को परिवर्तन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, ये जितने भी कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, साधारण संविधान संशोधन में होते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट संविधान संशोधन। विशिष्ट संविधान संशोधन का मतलब होता है उपस्थित सदन की कार्रवाई में उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं वह 2/3 बहुमत सदन की साधारण बहुमत से ज़्यादा होना आवश्यक है। जैसे मान लो इसकी बात करें हम कि सदन की कार्रवाई में 200 लोग उपस्थित हुए, तो सदन की कार्रवाई में तो 101 से संविधान संशोधन हो सकता है नहीं, ये तो आधे हो गए। 200 लोग हुए तो 66 जोड़ो, 66 + 66 136 हो गए ना। ये लोग इसमें उपस्थित है, 6 दूनी 12, 136 नहीं हुए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 लोग हुए, 132 हुए। लेकिन इसमें संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसकी आधी सदस्य संख्या कम से कम होनी चाहिए।
2/3 बहुमत कितना होना चाहिए? आधी संख्या कम से कम होनी चाहिए। उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसकी आधी कितनी हुई? आधी 545 की हुई 272। तो कम से कम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 272 होनी चाहिए। जैसे 500 लोग उपस्थित हुए तो 500 लोग उपस्थित हुए, 56 जो 300 और इसके आधे 36, यानी 336 लोग यदि उसके पक्ष में वोट डालते हैं तो संविधान में संशोधन, और अधिकांश संशोधन इसी माध्यम से होते हैं। तीसरा है कठोर संविधान संशोधन। और कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ, किसे कहेंगे? कठोर संविधान संशोधन का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ किसी संविधान किसी विधेयक पर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। उसे हम कहते हैं कौन सी विधि? कठोर संविधान संशोधन। आधे से ज़्यादा विधानमंडलों की स्वीकृति, यानी ये प्रक्रिया तो पूरी, और ये प्रक्रिया होने के बाद में जैसे 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक। आधे से ज़्यादा तो 14, तो 28 हो गए, और एक ज़्यादा लेनी होती है तो 15 राज्यों की स्वीकृति यदि मिलती है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, लोकसभा अध्यक्ष के पद की है, उपाध्यक्ष का पद है, प्रधानमंत्री का पद है। इन पदों को किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करना है, चुनाव आयोग जो है इसको, तो ये जो कार्य होते हैं इसमें किसको? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यकता होती है। ये था आपका संविधान संशोधन संबंधी कार्य। इसके बाद 5वां हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन के बाद में नंबर 5, एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं, निर्वाचन संबंधी कार्य। 5वां कौन सा है? पहले आपको मैंने 5वां बताया है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो देखो निर्वाचन संबंधी कार्य की बात करें तो ये किस किस के निर्वाचन में भाग लेते हैं? 5वां निर्वाचन का मतलब यही हुआ। 5वां जो इसका कार्य है वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधित कार्य, ये किस किस के निर्वाचन में भाग लेते हैं? यही है। तो देखो सबसे पहला है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किसका निर्वाचन करते हैं भाई? ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा है ना, ये लोकसभा किसका निर्वाचन करती है? अपने सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें हम तो राज्यसभा अपने में से उपसभापति, तो ये होता है पदेन सभापति होता है, तो उपसभापति का निर्वाचन करती है, उपसभापति का निर्वाचन करती है। ठीक है, ये हो गया निर्वाचन संबंधी कार्य। अब लास्ट बचा है इसका टॉपिक महाभियोग संबंधी कार्य। छठा जो कार्य इनका होता है महाभियोग संबंधित कार्य। महाभियोग होता क्या है और किस किस पर लाया जाता है, पहले तो पढ़ते हैं ये। देखो महाभियोग किसे कहते हैं? यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, किसी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यदि ये किसी कदाचार में, किसी दुराचार में, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने में लिप्त पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया सदन में संचालित की जाती है। कैसे? या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया, जो अभी नाम बताए ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। अब महाभियोग प्रक्रिया होती कैसे है, संचालित कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो मान लो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लानी है। किस पर लानी है भाई? राष्ट्रपति पर, जिन्होंने दुराचार कदाचार में वो लिप्त पाया है। आपने पहले अध्याय में ये पढ़ चुके हो महाभियोग प्रक्रिया, फिर भी दोबारा पढ़ लो। महाभियोग प्रक्रिया सदन में लाई जानी है तो सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति को जो कुल सदस्य हैं सदन के उपस्थित मतदान करने वाले, उनके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित
कितने सदस्यों द्वारा भाई? 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि आपने इस कार्य में आप लिप्त पाएंगे, दुराचार में, कदाचार में, भ्रष्टाचार में, या देश की एकता और अखंडता दूसरे देशों के साथ आपने ऐसी देश को बांटने का काम किया है। ये काम इसलिए अब ये कार्य की सूचना इसको कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले इनको ये सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले इनको ये सूचना मिल गई, किसको? राष्ट्रपति को। 14 दिन बाद में सदन में कार्रवाई चलेगी, कार्रवाई चलेगी, पूरी बहस होगी उस पर। 14 दिन बाद में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है कार्रवाई में भाग लेने के लिए, या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। जब सदन में कार्रवाई चलेगी, कार्रवाई के दौरान क्या होगा? राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होगा तो बचाव के कुछ बताएगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, और नहीं होता है तो सदन की कार्रवाई, मान लो सदन की कार्रवाई किसी एक सदन में पारित हो जाती है कि वो दुराचार में लिप्त पाया जाता है, कदाचार में लिप्त पाया जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो विधेयक उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई विधेयक यदि पारित हो जाता है तो उस विधेयक की जांच करने के लिए, उस विधेयक की पुष्टि के लिए विधेयक को किसमें भेजा जाता है? दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे मान लो लोकसभा में कोई चर्चा हो रही है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में चर्चा हो रही है तो लोकसभा में उस विधेयक को भेजा जाएगा। जब विधेयक दूसरे सदन में आएगा तो दूसरे सदन में भी वही बारीकी से जांच होगी उस पर कि जो वास्तव में इन्होंने आक्षेप लगाए हैं पहले सदन ने, क्या ये आक्षेप सही हैं? इन्होंने लगाए गए आक्षेपों को सही साबित करने के लिए, या ये आक्षेप सही हैं या गलत हैं, ऐसा करने के लिए सदन की कार्रवाई संचालित की जाएगी। अब मान लो सदन की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, सदन की कार्रवाई में तो दूसरे सदन के आक्षेप भी पूरे सही के सही साबित हो जाते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया साबित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है भाई? मान लो पारित होते जिस दिन दूसरे सदन में कोई विधेयक पारित होगा उसी दिन पद से पदमुक्त मान लिया जाएगा। एक बात विशेष ध्यान रखना है, जितने भी के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाना है दोनों सदनों में भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना है तो कौन से सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। इसलिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में। ये 6 प्रकार के कार्य संसद करती है। अब हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये कल पढ़ेंगे। ओके।